Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, जहाँ पर आज हम 2.3 देखेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको उस दिन भी कंजर्वेटिज्म का मतलब बताया था। इसका मतलब होता है रूढ़िवाद। ठीक है, अब रूढ़िवाद का मतलब आप समझें कि रूढ़िवाद क्या होता है। रूढ़िवाद पुरानी सोच, पुरानी पद्धति को कहा जाता है। ठीक है, कि परंपरागत यानी पारंपरिक जो सोच है, जो पुराना ट्रेडिशन कल्चर चला आ रहा है, उसी पर रहना। जैसे यहाँ पर बात करेंगे हम कंजर्वेटिज्म से राजतंत्र के बारे में कि नेपोलियन ने राजतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कंजर्वेटिव लोग थे वो दोबारा राजतंत्र लाना चाहते थे। ठीक है, तो देखिए ये ईयर आप याद रखें। ठीक है, 1815 ये ईयर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस ईयर में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ लिखा कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थे यानी यूरोपियन की जो गवर्नमेंट सरकारें थीं वो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करने लगी, रूढ़िवादों को फॉलो करने लगी। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटीज़। ठीक है, अब देखिए कंजर्वेटिज्म का क्या बिलीव था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन अब कैसे थे, लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज। अब देखिए यहाँ पर कि जो ट्रेडिशनल इनके इंस्टीट्यूशन है लाइक मोनार्की यानी राजतंत्र, इनका मतलब था कि राजतंत्र चलते रहना चाहिए, चर्च बने रहने चाहिए। सोशल हायरार्की इसका मतलब होता है समाज में ऊंच नीच की भावना होनी चाहिए, यानी अमीर गरीब, ठीक है, ऊंची जात छोटी जात के लोगों का जो सोच था वो बने रहना चाहिए। ये कंजर्वेटिव्स की सोच थी। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को बचा कर रखना चाहिए, फैमिली को प्रिजर्व करना चाहिए। ये इनमें से कुछ चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत थीं। नाउ द नेक्स्ट, मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरीज डेज। लेकिन जो ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी फिर से प्री रेवोल्यूशनरीज डे पे चला जाए, यानी फिर से क्रांतिकारी जैसा माहौल यूरोप में बने। रादर दे रियलाइज्ड from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. It could make state power more effective and strong. ठीक है, वो ये रियलाइज कर चुके थे कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किया था, ठीक है, जो भी परिवर्तन लाया था नेपोलियन ने, जैसे मॉडर्नाइजेशन जो था, नेपोलियन की मेन सोच थी मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना ही मॉडर्नाइजेशन है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक मोनार्की यानी राजतंत्र हैं, ठीक है, इससे पावर जो है स्टेट की, ठीक है, वो ज़्यादा होगी और इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें से क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं देखेंगे आप कि मॉडर्न आर्मी, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफ्रडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। ठीक है, तो जो मॉडर्न आर्मी बनेगी मॉडर्नाइजेशन से, ठीक है, कि आधुनिक तरीके से आर्मी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह, यानी जो ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो ब्यूरोक्रेसी कहलाते हैं। डायनेमिक इकोनॉमी की इकोनॉमी को गतिशील बनाया जाए, ठीक है, फ्यूडलिज्म को खत्म किया जाए, सामंतवाद की जो व्यवस्था थी उसको खत्म किया जाए। एंड सर्फडम का मतलब होता है भूदास का मतलब होता है बेटा कि जिनको ज़मीन, ठीक है, जो ज़मीन के गुलाम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़मीनें जिनको गुलाम लोगों को ज़मीन पर काम कराया जाता है। तो ये व्यवस्था और मोनार्की जो है यूरोप में उसको मजबूती मिलेगी, यानी किसके सोच से, नेपोलियन की जो सोच थी मॉडर्नाइजेशन की। तो कुछ जो कंजर्वेटिव्स थे वो यही चाहते थे। नाउ द नेक्स्ट, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, कि 1850 में ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर के। ठीक है, जैसे अब यूरोपियन पावर कौन कौन थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, इन्होंने कलेक्टिवली मिलकर नेपोलियन को हराया था। हु हैड कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन, मेट एट वियना टू ड्रू अप सेटलमेंट फॉर यूरोप। ये वियना में इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधि, वो वियना में मिले और वहाँ पर एक ट्रीटी हुई वियना में। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द कांग्रेस का मतलब होता है बेटा एक मीटिंग को ही कांग्रेस कहा जाता है। वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, ये नाम आप याद रखें ड्यूक मैटरनिक का, कि इन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया था।
ठीक है, जो कि वियना में हुआ था 1815 में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है द डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधिमंडल होता है कि कुछ लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी, ट्रीटी को ड्रू अप किया यानी बनाया कि ट्रीटी में क्या क्या होना चाहिए ऑफ वियना 1815 with the object of undoing most of the changes that come about in Europe during the Napoleonic War, कि नेपोलियनिक वार में जो भी चेंजेस हुए तो उसको बदलने के लिए ट्रीटी तैयार की गई। द बार्बरन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। अब आप बार्बन फैमिली को जानते होंगे जहाँ पर लुई 16 सम्राट बने थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 9th में पढ़ा है उसमें इनका काफ़ी सारा लिखा गया है इनके बारे में। तो जो पावर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, तो फिर से बर्बरन डायनेस्टी को पावर में लाया गया एंड फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, ठीक है, और फ्रांस ने उन टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया, खो दिया, जो कि नेपोलियन के द्वारा एनेक्स्ड किए गए थे। देखिए अब लिखा है कि अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और फ्रांस की बाउंड्री में कुछ स्टेट्स बनाए गए ताकि इन फ्यूचर फ्रांस अपने पावर को, अपने स्टेट को एक्सपेंड ना कर सके, बढ़ा ना सके। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम was set up in the north and Genoa was added to पिडमॉन्ट इन साउथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम भी शामिल था उसको नॉर्थ में बनाया गया, जियोना को पिडमॉन्ट में ऐड किया गया जो कि साउथ में था। प्रुशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। तो वेस्टर्न फ्रंटियर को प्रुशिया को दे दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज उस पर ऐड किए गए, ठीक है। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। नाउ द नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैज़ बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज अनटच्ड। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जर्मन महासंघ था जिसको नेपोलियन ने बनाया था 39 स्टेट का, उसको कुछ भी नहीं किया गया, उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया गया। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रुशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, ठीक है। अब ईस्ट में रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया, ठीक है, एंड प्रुशिया को सैक्सनी का पोर्शन दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, कि इनका मेन मकसद क्या था इन यूरोपियन गवर्नमेंट्स का कि मोनार्की को फिर से बनाया जाए जिसको कि नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक नए कंजर्वेटिव ऑर्डर्स बनाए जाएं यूरोप के अंदर। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप जहाँ पर लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव्स रेजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, कि ये पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक था कि जो कंजर्वेटिव रेजिम बना था, यानी ये निरंकुश थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई इनसे सवाल करे, कोई इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने से मना करे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, कि ये क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, कि आलोचना को ये स्वीकार नहीं कर पाते थे, एंड डिसेंट्स, और ये असहमति को भी स्वीकार नहीं करते थे, एंड साउट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड द लेजिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये उन लोगों की आवाज़ को दबा देते थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, और बहुत सारे लोगों ने सेंसरशिप का नियम ला दिया, ठीक है, जिससे न्यूज़पेपर पर कंट्रोल किया गया, बुक्स पर कंट्रोल किया गया, प्लेस यानी नाटकों पर कंट्रोल किया गया, सॉन्ग्स पर कंट्रोल किया गया, कि ये जो बनते थे न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स, की इस पर गवर्नमेंट की बुराई ना हो, ठीक है। जैसे आज हम देखें कि बहुत सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रेस को कंट्रोल नहीं किया गया, प्रेस स्वतंत्र है, प्रेस फ्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंसरशिप लगा दिया गया कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता, ठीक है। इसीलिए ये इमेज आपको दिख रही होगी जहाँ लिखा है कि द क्लब ऑफ थिंकर्स, ये सोचने वालों का एक क्लब है, और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो इस पर सभी लोगों के मुंह पर ये पट्टियाँ बंधी हुई हैं कि आप थिंकर्स हैं लेकिन आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। ये 1820 में बनाई गई पेंटिंग है, लेकिन इसके जो पेंटर्स हैं वो अननोन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा देखिए, जैसे लिखा है कि फर्स्ट नंबर पर कि साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी, कि यदि आप लर्न सोसाइटी से हैं तो खामोशी यानी साइलेंसी जो है वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर मेंशन किया गया कि एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, ठीक है। देखिए एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, की फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो एसोसिएशन था, ठीक है। फिर ये जो लाइन है यहाँ से ऐड की गई है इसको
कि लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। देन हम यहाँ से देखते हैं इसको, द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the प्रेस, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि इनका जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, इनका जो कंजर्वेटिव्स जो इनके कंजर्वेटिव्स थिंकिंग थे, ठीक है, इन्होंने लिबरल नेशनलिस्ट को जन्म दिया। कि लिबरल का मतलब होता है उदारवादी राष्ट्रीयता, कि उदारवादी राष्ट्रवादी से जो प्रेरित थे उन लोगों ने मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, और उनकी एक पहली डिमांड थी, प्रायोर डिमांड क्या थी कि वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कि प्रेस को फ्री किया जाए, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह जो हैं, जो न्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है, उसको फ्री किया जाए ताकि वो फ्री होकर अपने न्यूज़ को स्प्रेड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं 2.4 जो है कि द रिवॉल्यूशनरीज। अब रिवॉल्यूशनरीज का मतलब होता है क्रांतिकारी, कि ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। अब लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेजन ड्रॉब मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। देखिए 1815 के बाद क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट थी यहाँ की, वो डर की वजह से, ठीक है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है दमन, कि उनको ये लगता था कि हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म ना कर दिया जाए, तो जिससे बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया गया, ज़मीन के नीचे दबा दिया गया। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। की सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए गए, गुप्त संगठन बनाए गए जहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज को क्या किया जाए, ट्रेंड किया जा सके। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि to be revolutionary यानी क्रांतिकारी बनने के लिए क्या चाहिए था, कि कमिटमेंट चाहिए था कि आप मोनारिकल के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, ठीक है। एंड जो भी कांग्रेस, जो वियना कांग्रेस यानी वियना में जो मीटिंग हुई थी उस पर जो भी रूल्स रेगुलेशन पास किए गए थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और अपनी आज़ादी के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए लड़ने का जज्बा होना चाहिए, तभी आप एक रिवोल्यूशनरी बन सकते थे। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो शो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। की बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका ये मानना था कि नेशन स्टेट के क्रिएशन के लिए, ठीक है, इस फ्रीडम का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, इस फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है, देखिए अब एक यहाँ पर क्रांतिकारी के बारे में लिखा हुआ कि वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जिप्सी मैज़नी, ठीक है, ये नाम आप याद रखें, जिप्सी मैज़नी, बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, कि 1807 में इनका जन्म जिनोवा में हुआ था। ही बिकम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, ठीक है, कि ये कार्बोनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। एज अ यंग मैन ऑफ 24, जब ये 24 ईयर्स के थे, ही वॉज सेंट इनटू एक्सेल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इज लिंगोरिया, कि लिंगोरिया में रिवोल्यूशन की वजह से 1831 में इनको बहिष्कृत कर दिया गया था, एक्सेल कर दिया गया था। एंड ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, और इसके अलावा इन्होंने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ यानी सीक्रेट सोसाइटीज़ को फाउंड किया। फर्स्ट था यंग इटली इन मार्सेली एंड देन यंग यूरोप इन ब्रेन, ठीक है, कि 2 जगह पर यंग इटली इन्होंने मार्सेली में बनाया और यंग यूरोप इन्होंने ब्रेने में बनाया। हुज मेंबर वर लाइक्ड माइंड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रेंच, इटली एंड द जर्मन स्टेट, कि इसमें यंग मेंबर थे कहाँ कहाँ के, पोलैंड के, फ्रेंच के, इटली के, जर्मन के, ठीक है। मैज़नी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि इनका मानना था, इनका इंटेंशन क्या था कि जो लोग होते हैं, ठीक है, मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए उनका स्टेट, उनका नेशन जो है वो एक प्राइमरी यूनिट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मैनकाइंड, यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पाथ वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, तो इनका मानना था कि इटली छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क नहीं कर सकता, इटली का एकीकरण करना बहुत ज़रूरी है। इट हैड टू बी फॉरग्रेड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ द नेशन, इनका मानना था कि इटली जो कि बहुत वाइड अलायंसेज है यानी बहुत बड़ा है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा नहीं रहना चाहिए, अलग अलग सोच के लोग नहीं होने चाहिए। द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, इटालियन लिबर्टी के लिए इटली का
एक होना बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। ठीक है, इन्हीं के आइडिया पर जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए गए। मैजनीज रिलेंटनेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड एंड कंजर्वेटिव्स की इनकी जो सोच थी, जो अपोजिशन जो थे, मोनार्की के जो लोग थे, ठीक है, ये काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी घबराए हुए थे। फिर यहाँ लिखा है कि मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, मैटरनिक ने इनको क्या कहा कि ये एक मोस्ट डेंजर एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, कि जैसा हम सोशल ऑर्डर चाहते हैं उसके लिए ये एक डेंजर एनिमी है। डेंजर एनिमी का मतलब क्या होता है? सबसे खतरनाक शत्रु। तो मैटरनिक ने, ठीक है, मैजनी को सबसे खतरनाक शत्रु बताने की कोशिश की थी यहाँ पर। ठीक है, कि यदि मैजनी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उससे उनके मोनार्की को खतरा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है मैजनी। ठीक है, कि इनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब क्या किया गया है कि जिप्सी मैजनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन ब्रेने 1833 में यहाँ पर मैजनी ने यंग यूरोप को फाउंड किया था। ठीक है, यंग लोगों को इसमें शामिल किया था। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, हम इसको अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, कि किन किन प्रमुख ईयर्स यानी 1830 से लेकर 1848 तक कहाँ कहाँ पर किस टाइप से रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।